आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जैसे कि कल हमने आरक्षण के मुद्दे पर लाइव डिस्कशन किया था तो बहुत सारे आप लोगों के व्यूज आए थे एंड अगेन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि अब इट्स टाइम टू एंड ऑफ रिजर्वेशन। 75 वर्ष हो चुके हैं हमें रिजर्वेशन देते देते, सो अब इससे ज्यादा रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है और अब जल्द ही केंद्र को इसको लेकर के कुछ फैसला लेना होगा और संसद में आरक्षण को समाप्त करने के लिए जो बिल होते हैं उन्हें पास कराना चाहिए, उनके बारे में कुछ विचार और विमर्श करने चाहिए। अब इस आरक्षण की समाप्ति को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इस पर आप सभी की क्या राय है मुझे अवश्य बताना कि क्या आरक्षण वास्तव में समाप्त होना चाहिए, 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं या फिर अभी भी देश के कुछ वर्गों को आरक्षण की आवश्यकता है। तो इसी पर आज हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कि मुद्दा यहां पर क्या रखा सुप्रीम कोर्ट ने और क्या बातें यहां पर कही गई हैं आरक्षण को लेकर के, और साथ ही साथ आरक्षण का इतिहास भी समझेंगे और वास्तव में यदि आरक्षण समाप्त हो जाता है तो फिर हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, इस पर भी थोड़ा सा हम बातें करेंगे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 75 वर्ष के लाभ पर्याप्त हैं जो हम 75 वर्ष से प्रदान करते आ रहे हैं एज अ रिजर्वेशन, और अब आरक्षण कोटा सुधार पर संसद को फैसला करना चाहिए कि अब इसमें कुछ सुधार किए जाएं, इसकी समाप्ति को लेकर के कुछ प्रावधान दिए जाएं, क्योंकि जितना जिसको लाभ मिलना था वो मिल चुका है। ठीक है, अब जाति से हट करके या तो हमें आरक्षण ऐसे देना है कि अमीर गरीब का हिसाब देख लो, या फिर जो जैसे हम देखते हैं कि बहुत ही निचले तबके के लोग हैं उनको हम उसमें कंसीडर कर ले, अब वो चाहे वो किसी भी जाति या किसी भी धर्म से आते हो। इस तरीके से अब इसमें बदलाव करने की आवश्यकता हो गई है। 75 वर्ष हमने बहुत ज्यादा दे दिए हैं लोगों को आरक्षण। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यह स्पष्ट किया कि इसी मुद्दे पर पहले अपने विचार दिए हैं उसने। ठीक है, क्या कोटा से लाभान्वित हुए व्यक्तियों को आगे आरक्षण के लाभ से बाहर रखा जाना चाहिए? अब ये निर्णय विधायिका और कार्यपालिका पर छोड़ दिया गया है कि इसे लागू किया जाए या फिर ना लागू किया जाए, ये अब उसके ऊपर निर्भर करता है। आगे आते हैं, सुप्रीम कोर्ट का विचार क्या है। तो न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की अध्यक्षता में दो न्यायाधीश हैं, इनकी पीठ ने कहा कि हमने अपना विचार दिया। पिछले 75 वर्षों को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्ति जो पहले से ही आरक्षण का लाभ उठा चुके हैं अब दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में है और उन्हें आरक्षण से आगे बाहर रखा जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये कार्यपालिका और विधायिका का निर्णय है कि इसे लागू किया जाए या फिर नहीं लागू किया जाए, और साथ ही साथ आप सभी का भी निर्णय हो जाता है। तो आप सभी इस बिंदु पर क्या कहना चाहते हैं अवश्य बताइएगा। आगे आते हैं, संविधान पीठ का निर्णय क्या है। देखो, ये मामला 1 अगस्त 2024 का है जब 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा आपके सब क्लासिफिकेशन की बात कही गई थी और इस सब क्लासिफिकेशन को 6-1 से अनुमति भी दे दी गई थी, यानी कि 6 लोग इसके पक्ष में थे कि सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए SC/ST में, और सिर्फ एक ही लोग थे जो इसके विपक्ष में थे। और फाइनली आपका ये मुद्दा पास भी हो गया था, यहां पर फैसला सुना दिया गया था। याचिका का मामला, गुरुवार की याचिका में कहा गया कि राज्यों ने अभी तक उपवर्गीकरण के लिए कोई नीति नहीं बनाई है, जबकि संविधान पीठ के फैसले को 6 महीने हो चुके हैं। इस मामले पे न्यायमूर्ति AG मसीह ने भी कहा कि वे इस मुद्दे पर विचार करने के लिए इच्छुक अब नहीं है। अब वो इस पर आगे बातें नहीं कर सकते हैं, ना ही आगे कोई पिटीशन सुन सकते हैं, क्योंकि उनका जो फैसला था उन्होंने सुना दिया। उनकी जो बातें थी कि 75 वर्ष हो चुके हैं, अब इस आरक्षण को कहीं ना कहीं रोका जाना चाहिए, समाप्त किया जाना चाहिए, कुछ इसमें क्लॉज लगाए जाने चाहिए, कुछ इसमें रोक लगाई जानी चाहिए, तो वो हमने यहाँ पे बता दिया है। अब इसको लेकर के हमारे पास यदि कोई भी आरक्षण से संबंधित पिटीशन आती है तो हम उसको सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं, याचिका का निपटारा। न्यायमूर्ति मसीह की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील को याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी कि आप इस याचिका को वापस ले लो, ताकि वे इस मामले में निर्णय लेने वाली अधिकृत संस्था के समक्ष अपना प्रतिनिधित्व दाखिल कर सके जो इस मुद्दे पर उचित फैसला ले सकती है। भारत में आरक्षण की बात करें तो शुरुआत हुई थी हमारे ब्रिटिश शासन के दौरान। ठीक है, लेकिन इसका आधुनिक रूप और विस्तार हमें भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद देखने को मिला, क्योंकि कहा जाता था कि हमारे जो जैसे मैं प्राची मिश्रा लिखती हूँ तो आई एम ब्राह्मण, आई एम जनरल कैटेगरी, मैं आऊंगी। ठीक है, तो हम ऐसे ही जो लोग थे बहुत उच्च वर्ग के थे, उन्होंने जो निचले तबके लोग जो थे उनका बहुत शोषण किया। मैं कह सकती हूँ कि जो मेरे पूर्वज थे शायद उन्होंने लोगों का बहुत ज्यादा शोषण किया होगा, तो वो मुख्य धारा से बहुत पीछे छूट गए थे, उनको मुख्य धारा में लेकर के आना था, इसलिए आरक्षण प्रदान किया गया।
लेकिन वही बात यहाँ पर जो हमने देखा कि 75 वर्ष हो गए हैं, तो अब वो लोग ऑफकोर्स मुख्य धारा में शामिल हो चुके होंगे, गवर्नमेंट जॉब्स लग गई हैं, प्रॉपर्टीज उन लोगों ने बना ली हैं, तो वो नॉर्मल पर्सन से कंपीट कर सकते हैं, तो अब उन्हें आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, तो उनसे आरक्षण वापस ले लिया जाए। और यही यहाँ पर कोर्ट ने कहा है। लेकिन ये मुद्दा कहां फंस रहा है, क्योंकि राज्यों को नीतियां बनानी है, केंद्र को नीतियां बनानी है, राज्य और केंद्र इसको अलग तरीके से देख रहे हैं, ये उनका वोट बैंक है, अपने वोट बैंक को वो अपने हाथों से जाने नहीं देंगे, इसलिए वो उसमें इतना लेट कर रहे हैं, जबकि इस पर ऑन द टाइम फैसला आ जाना चाहिए। जैसे ही यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, वैसे ही नीति बन जानी चाहिए और लोगों को आरक्षण से बाहर कर देना चाहिए, बट वो हो नहीं पाया। ठीक है, आगे आते हैं। भारतीय संविधान के तहत आरक्षण नीति की शुरुआत मुख्य रूप से समाज के कमजोर वर्गों, जैसे कि जो अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं और आर्थिक रूप से जो पिछड़े थे, ओबीसी, उनके खिलाफ था कि उनको देना था हमें आरक्षण की शुरुआत में। प्रमुख घटना चक्र की बात करें तो ब्रिटिश शासन और आरक्षण। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय समाज में जातिवाद और सामाजिक जो असमानता थी वो बहुत ज्यादा थी, और इसी को लेकर के तब समाप्त करने के लिए विभिन्न आयोग और हमारी जो समितियां थी वो बनाई गई थी, ताकि ये जो असमानताएं हैं बहुत ज्यादा समाज में, इसको दूर किया जा सके। केफर्ड कमेटी 1970, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत आरक्षण की शुरुआत हुई, जिसमें भारतीय मुस्लिमों और अन्य धार्मिक समुदायों के लिए अलग निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। ब्रिटिश शासन के तहत 1932 में यहां पर आप देखोगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रस्तावित पुरीसा समझौता में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की बात की गई थी, जिसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इसे शामिल भी किया गया। भारतीय संविधान और आरक्षण देखें तो स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान में आरक्षण नीति को स्थापित किया गया है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है ये बातें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके तहत अनुसूचित जातियों यानी कि एससी और अनुसूचित जनजातियों यानी कि एसटीज के लिए शैक्षणिक स्थानों, सरकारी नौकरियों और अन्य क्षेत्रों में आरक्षण दिया गया है। इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, जिसका प्रमुख मंडल आयोग 1980 ने यहां पर समर्थन किया था। ठीक है, मंडल आयोग जो हमने देखा 1980, इसकी बात कर लेते हैं। तो ये मंडल आयोग जो है वो 1980 में गठित हुआ और ये कहता था कि भैया ओबीसी को ना 27% का आरक्षण मिलना चाहिए, जिसे 1990 के तत्कालीन प्रधानमंत्री विपिन चंद्र मंडल ने स्वीकार भी कर लिया, और इसके बाद ओबीसी के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 27% का जो आरक्षण था उसको लागू कर दिया। इसके बाद आता है आपका संविधान संशोधन 1992 होता है। ठीक है, इसके बाद कास्ट बेस्ड आरक्षण को संविधान में, जो आपका 76वां संविधान था, इस अधिनियम के तहत शामिल किया गया और इसमें विशेष रूप से एससी एसटी समुदाय के लिए आरक्षण के प्रावधानों को स्पष्ट किया गया। ठीक है, तो 76वें संविधान संशोधन अधिनियम में आपकी ये चीजें ऐड हो जाती हैं। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों यानी कि एससीज और अनुसूचित जनजातियों यानी कि एसटीज के लिए आरक्षण की व्यवस्था दी गई है? 15, 16, 46 और 17। सो आप सभी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर एक लाइन बोली गई है कि 75 वर्ष इज द इनफ टाइम, 75 इज द इनफ टाइम कि हमने आप लोगों को आरक्षण दिया है और अब ये समय है कि इसको लेकर के कुछ सुधार किए जाए, नीति बनाई जाए और आरक्षण को समाप्त किया जाए। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक